हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 आज है 18 फरवरी। तो 18 फरवरी के इस वीडियो में देख लेते हैं हम फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न, जिसका आगे एग्जाम है उसके लिए इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी। और इस वीडियो को आपको पीडीएफ लिंक दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, इससे आने वाली आपको एसएससी जीडी की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट पूछा गया था, सत्रिया नृत्य की स्थापना किसने की थी? वो फाउंडेड द सत्रियान डांस। तो महापुरुष श्रीमद शंकरदेव, ग्रेट मैन श्रीमद शंकरदेव। और ये आपके कल के एग्जाम में भी क्वेश्चन बन चुका है, यानी आपके 17 तारीख के तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन बना था, तो दोबारा बन चुका है। अगला क्वेश्चन है फिर, अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड फॉर एजुकेशन इन दिल्ली बाई अक्टूबर 2024। तो नई शिक्षा ऋण योजना थी, यानी न्यू एजुकेशन लोन स्कीम। ये की गई थी 23 जुलाई को। वित्त मंत्री ने फाइनेंशियल मिनिस्टर जो अभी वर्तमान में है, निर्मला सीतारमण, ने 2024 के बजट में एक नई शिक्षा ऋण योजना की घोषणा की थी, जिसमें घरेलू उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख, कितना इंपॉर्टेंट है, 10 लाख याद कर लेना। तो ऋण की पेशकश की गई थी, जिसमें आपको ई वाउचर और 3% ब्याज की सब्सिडी से सालाना 1 लाख छात्र को लाभ होगा, यानी 30% इसमें आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैजयंती माला को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? व्हेन डिड वैजयंती माला रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड? तो 2024 में दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिरंजीवी और वैजयंती माला को सिनेमा में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और पहला कौन था? पद्म भूषण। और तीसरे स्थान पर कौन होता है? पद्म श्री। ऐसे भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है, पहले स्थान पर होता है पद्म भारत रत्न। अगर पद्म भूषण में कहेंगे तो पद्म भूषण पहले स्थान पर, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म श्री। पहले स्थान पर हो गया भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री। सबसे ज्यादा शिलालेख किस राजा का मिला है? हुज नेम इज द मोस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन फाउंड। तो अशोक के सबसे ज्यादा शिलालेख मिले हैं। तो सर्वाधिक अभिलेख जो मिले हैं सम्राट अशोक के काल में मिले हैं, और अशोक के बाद जो मिले हैं वो मिले हैं गुप्त काल में, कुमार गुप्त के। सरोजिनी नायडू ने कौन सी सभा बनाई थी? विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म बाय सरोजिनी नायडू? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन इन्होंने बनाई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही थी। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो साल 1925 में कानपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता बनी थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के संस्थापक सदस्य थी, और 1930 में वे इस सम्मेलन में चौथी अध्यक्ष बनी थी। और इंपॉर्टेंट है कि सरोजिनी नायडू जो है बिहार से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें सभा में राष्ट्रीय ध्वज अपनाने के महत्व पर बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आर्टिकल से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का वर्णन करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इक्वलिटी बिफोर लॉ? तो आर्टिकल 14, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं कर, यानी आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण दिया जाएगा, यानी कोई भी अगर फॉरेन भी अगर भारत के अंदर हो तो आर्टिकल 14 उसके लिए भी लागू होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करो। जैसे आपके 5 आर्टिकल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए होता है, जो इंडियन का सिटीजनशिप होता है उसके बाद होता है जो नागरिकता होता है। जैसे आर्टिकल अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं के तहत मिलने वाले सिर्फ अधिकार जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलते हैं। जो भारत का सिटीजनशिप होगा जो सिर्फ ये उसी को मिलेंगे। बाकी आपको पता है मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, फंडामेंटल राइट। तो ये जो है 12 से 35 तक के सभी आपको जो है, जो फॉरेन कंट्री के भी अगर भारत में आएंगे तो उनको भी अधिकार है। सिर्फ इतना, सिर्फ 5 ऐसे जो यहाँ पर आर्टिकल हैं, ये सिर्फ भारतीय को मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं हम इसमें कौन सा क्या है। जो अनुच्छेद 15 में है, इसमें आपको ये अनुच्छेद 15 है। 15 में क्या रखा? धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा दी जाएगी। ये आर्टिकल 15 के तहत किया गया, यानी किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, यानी कोई भी हो उसे सार्वजनिक रोजगार में समान, यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब है उसे समान अवसर मिल जाएगा। शायद कुछ अपवाद है, जैसे ओबीसी एसटी उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन इसमें लिखा गया है आर्टिकल 16 में कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर दिया जाएगा। उनके लिए कुछ आर्टिकल जैसे प्रावधान 238 का रखा, 238 का ए बी ऐसे हैं कि उनके लिए कुछ आर्टिकल अलग से प्रावधान किए गए हैं जिसमें उनको रिजर्वेशन दिए जाते हैं। अब देखो आर्टिकल 19, यहाँ से आपके आर्टिकल 19 है, ठीक है। 19 में आपका है
अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 19 का ए में है अभिव्यक्ति की आज़ादी, बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने की अधिकार। यानी पहला हो गया अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो कि ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी गलत सलत बोलो। जैसे अभी आपने देखा रणवीर इलाहाबादी हैं, जो उन्होंने देखो 2 सेंटेंस बोलने में कितना हंगामा खड़ा हो रखा है। तो वही बात है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच, काफ़ी आपने सुना भी होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। तो वही आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप कुछ भी बोल जाओ, ठीक है, इसका भी प्रावधान है। अगला है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार, यानी आप बिना हथियार लेके किसी भी इकट्ठा हो सकते हो। जैसे आप पार्क में इकट्ठा हो गए, ये नहीं कि आपने AK-47 लेके खड़े हो गए, तो वो भी आपका जो है वो भी आपके पास राइट तो है, लेकिन ये नहीं कि आप AK-47 लेके आप खड़े हो गए, तो वो उसमें भी आपका कानूनी प्रावधान है कि आप उसको उसमें भी आपको अरेस्ट किया जा सकते हैं। अगला है संगठन बनाने के अधिकारी, यानी आप कोई भी संगठन या पार्टी बना सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार। अगला है भारत के पूरे देश में आने जाने के अधिकार, यानी आप जम्मू से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश आप कहीं भी जा सकते हो। अगला है भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार, ये भी आपका है। जम्मू में भी रह सकते हो आप, उत्तराखंड में रह सकते हो, केरल में रह सकते हो, वेस्ट बंगाल में रह सकते हो, या असम, कहीं भी आप रहने की आपको ये भी आपको आज़ादी देता है। अगला है भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की, आने जाने के साथ साथ रहने और बसने के भी आपको, ये आपको बता चुका हूं मैं। अगला है किसी भी पेशे में शामिल होने के अधिकार, यानी आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, XYZ, ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, ये भी आपका अधिकार है। ए में ये है, B, C, D, E और ये आपका हो जाएगा G। F आपका था संपत्ति का अधिकार। पहले आपका जो आर्टिकल 19 में 7 थे, F आपका था संपत्ति का अधिकार, उससे आप जो है हटा दिए गए हैं, ठीक है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, तो अब आपके सिर पे F नहीं आएगा, E के बाद सीधे G आएगा, किसी भी पेशे में शामिल होने का अधिकार G। तो ये भी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम बन जाता है कि बी में क्या है, तो बी में शांतिपूर्वक और बिना हथियार इकट्ठे होने के अधिकारी, या सी पूछ लिया, तो ये भी आपके काफी एग्जाम में बनता है कि ए में क्या है, बी में क्या है। तो एफ आपका जो संपत्ति का अधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया है, तो अब होगा आपका सीधे जी। अगला फिर आपका 29 में है कि अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा है, ये आपका 29 में है, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी। 30 कहता है कि आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उनके प्रबंधन करने का अधिकार भी है। जो माइनॉरिटी है उन्हें अपना कोई भी इंस्टीट्यूट खोलने के उनको अधिकार हैं, जबकि ये सिर्फ माइनॉरिटी का जो मेजोरिटी से हिंदू मेजोरिटी में है तो इंडिया में, तो उनको अधिकार नहीं है। ये सिर्फ माइनॉरिटी से आपके माइनॉरिटी में कौन है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मतलब ईसाई में क्रिश्चियन आके, तो ये सब आपके जैन, इनको अधिकार है कि वो अपने मनपसंद के कोई भी इंस्टीट्यूट खोल सकते, जैसे मदरसे खोलते हैं या कोई और खोल लेते हैं, जैसे ईसाई लोग खोलते हैं, तो उनको अधिकार हैं। लेकिन जो मेजोरिटी में है उनको अधिकार नहीं। यहाँ पर क्या लिख रखा है, अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी जो है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है पे लव एंड ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित, तो ये टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। ऐसे लव का आपका देखो, इसमें आपको क्या होता है, लव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जीरो होता है, और वैसे बैडमिंटन में 0 अंक के लव का इस्तेमाल किया जाता है। और टेनिस में दोनों खिलाड़ियों को स्कोर 40-40 हो जाते हैं तो उसे कहते हैं ड्यूस, एंड बैडमिंटन में जो 20-20 हो जाते हैं अंक तो उसे कहते हैं ड्यूस। ठीक है, बैडमिंटन और टेनिस दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट है पे निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है, तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, तो आर्टिकल 262 के तहत उल्लेख किया गया है। अब है सेकंड शिफ्ट के, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सविता पुनिया किस खेल से संबंधित, तो सविता पुनिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ये हॉकी टीम के गोलकीपर है और साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने उप कप्तान के तौर पर भारतीय टीम को चौथे स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, भारत टोक्यो हुआ था 2021 में था, हम BC कहेंगे क्योंकि एक साल कोविड में एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, तो 2021 में हुआ था, तो उस वक्त ये चौथे स्थान पर थे। भारत की जो हॉकी टीम है वुमेन से रही थी, तो ये इनका बारे में पूछा गया था। अगर लोह युग कब से कब तक था, यानी आयरन, तो 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कौन वर्तमान में रक्षा सचिव है, यानी डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो 1872 में पहली बार की गई थी। इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्ट इन इंडिया, तो 1872 में की गई थी। और जब भारत में 1881 में भारत में पहली बार अधिकारी जनगणना हुई थी, यानी कंटिन्यू जो जनगणना पहली बार हुई थी 1881 से हुई थी। आज़ादी के बाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। यह जनगणना 9 से 28 फरवरी 1951 के बीच हुई थी। साल 1951 के बाद सभी जनगणना 1939 के जनगणना के अधिनियम के तहत आयोजित किया जाता है।
और 1872 जो भारत के वॉइस रॉय था लॉर्ड मियो, और 1881 में था लॉर्ड ट्रिपन। भारत की जो है 1872 से लेकर 2011 तक की 15 नंबर की है। अगर हम आज़ादी की बात की कहें, 1947 की बात की कहें, 1951 से कहें, तो अभी 7वें नंबर की है। ठीक है, आज़ादी की बात की 7वें नंबर की है 2011 की, अगर 1872 से करें तो 15 नंबर की है। अगला पे सेकंड पंचवर्षीय पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान? तो ये 1956 से 61 के बीच में इसका टाइम ड्यूरेशन था। और ये मॉडल था पीसी महालनोबिस, और इसमें 3 संयंत्र बनाए गए थे। एक था दुर्गापुर जो ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। और प्राथमिकता थी भारी उद्योग यानी इंडस्ट्री एरिया को बढ़ावा देना। लक्ष्य रखा गया था हमने 4.5% और प्राप्त किया था 4.2%। नेक्स्ट है 2020 में भारत की मृत्यु दर कितनी थी? तो मोर्टेलिटी रेट जो इस बार थी 2020 में 7.3% थी। कुमुदनी लख्या किस राज्य से संबंधित है? तो ये थी अहमदाबाद गुजरात से। ठीक है, ये एक भारतीय कथक नृत्यंगना और कोरियोग्राफर हैं। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है क्या? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन अनदर। दिस इज कॉल्ड, कहते हैं इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना रुक्मणी देवी अरुंडल ने चेन्नई में क्या स्थापित की थी? तो व्हाट डिड इंडियन क्लासिकल डांस रुक्मणी देवी अरुंडल स्टेबलाइज इन चेन्नई? तो कला क्षेत्र फाउंडेशन इन्होंने स्टेबलाइज किया गया था। और भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण के लिए जानी जाती है। इन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? बाय विच अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है, देखो इसमें इसमें ये हमने कहाँ से लिया था? रूस के देश से हमने ले रखा। कौन सा? मौलिक कर्तव्य ने फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। एफडी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है। और ये कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना था। और जो 11 देख सकते हो आप, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। देखो आपको डेली लाइफ में भी ये अप्लाई करना। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करने आर्मी वाले हो तो आपको तो खैर श्योर आपको ये करना ही चाहिए। देखो सबसे पहले क्या है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, सेकंड है राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना और उनका पालन करना। जो जो महान विचारक होते हैं जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, उनके महान हो गया, बहुत सारे सो मैनी है। अगला भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा के लिए और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा प्रदान करने। अगर सपोज कभी आप आर्मी में ना निकले, अगर कभी युद्ध का टाइम अगर आपको बुलाया जाए तो आपको क्या है जाने, अगर बुलाया जाए तो आप उस वक्त जाओगे, इंडिया को अपनी सर्विस दोगे। तो ये कहने का मतलब जब आप कभी जरूरत पड़ी तो आपकी। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक भाषाएं और क्षेत्रीय अनुभाविक विविधताओं से भरे परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, यानी भाईचारा समान रखना। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। जैसे अभी आपने, मैं वही कह रहा हूँ, ये इलाहाबाद का केस हो गया, जो जो क्या था, समय रैना का जो था केस, उसमें क्या था, उसमें आपने गाली देखी। तो वही कह रहा है कि सम्मान, ये देखो मौलिक कर्तव्य किसने पढ़े नहीं होंगे? सिर्फ मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट तैयारी करता है वही पढ़ता होगा, बाकी कोई पढ़ता नहीं होगा। बाकी तो खाली ऊपर ऊपर कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये है कि सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। अगर सपोज स्टार्टिंग से अगर वो जो गाली वाले वीडियो अगर किसने अगर नहीं देखे होते हैं, किसने स्टार्टिंग में अगर, तो वो नहीं बनाता। तो देखो अगर अगर क्या होता है ना, प्रमोट करने वाले भी हामी होते, गिराने वाले भी हामी होते। तो वही बात कही गई। अगर देखो अगर आप तैयारी वाले हो तो आपको पता होना चाहिए, और 11 के 11 आपके दिल दिमाग में छपे होने चाहिए। ठीक हो गया। अगला भी हमारे मिली जुली संस्कृति के स्मृति विरासत के को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। यानी आप अगर किसी भी स्टेट के हो तो अपनी जो विरासत है, वहाँ के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वहाँ के जहाँ भी हो आप, तो उनको क्या करना? संरक्षण करना उनका। अगला है वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्रणालियों को के प्रति दया करना है। अब वन झील आपको समझ गए होंगे, उनकी रक्षा करना। वनों की कैसे करोगे? पेड़ लगा के करोगे, या पेड़ काट के, अगर पेड़ नहीं काटोगे तो करोगे। झीलों की, नदियों की, और उसके बाद जैसे हमारे रोड में कोई गाय घूमते या कुत्ते घूमते तो उनके प्रति क्या करना है? आपको सुधार करना, जीवित प्रणालियों के प्रति दया करना है। काफ़ी आपने देखा होगा कि किसी ने बंदर के पैर बांध रखे या कुत्ते के पैर बांध रखे, उसे डस्टबिन में डाल रखा है।
तो वही आ गई कि मानवता भी होनी चाहिए। अगला है वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। सपोज इसका मतलब ये है कि अगर आप ही हो, आप कहीं भी हो, अगर आपने कुछ इन्वेशन किया यानी कुछ बनाया आपने, तो उसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, उसे हमने और भी ज़्यादा फैलाना है ताकि वो लोगों तक पहुंचे और उसको ये अच्छी जगह मिले ताकि वो और भी बाहर के कुछ काम आ सके। ठीक है, वैज्ञानिक सोच वाले आपने बिहार साइड काफ़ी देखे होंगे इस टाइप के, कि उसे वहाँ हवाई जहाज़ में बैठाने का मौका नहीं मिला तो उसने अपने घर में ही बना दिया है, या कुछ अलग अलग बना दिया ना, कोई भी हो अलग अलग स्टेट की, वही बात चले। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। अगर कहीं अगर जैसे कोई ट्रेन जला देता है या कहीं कुछ हो जाता है तो इसकी हमें रक्षा करना है, संपत्ति की रक्षा करना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र के निरंतर प्रयास और उपलब्धि का उच्च स्तर तक पहुंच जाना। जो माता पिता अभिभावक और 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों या वार्ड जैसे भी मामले हो को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए कहा जाना चाहिए, यानी 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, अगर सूक्ष्म लघु और माध्यमिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो श्री जीतन राम मांझी है। तो इन सभी को याद कर लो, अब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में। आपको मैं बार बार दे चुका हूँ, आसान सा प्रश्न है, तो देख सकते हो, आपको सारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए, इनको देख लो, बार बार कह रहा हूँ आपसे, पढ़ लो कि आपके आने वाले एग्जाम में फिर क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो नागालैंड का इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फिर, प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 1882 में पंडित रमाबाई के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो आर्य महिला समाज की इन्होंने स्थापना की थी। लालकुड़ी जयरामन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये वायलिन से संबंधित है। ठीक है, अब थर्ड शिफ्ट है। पहला क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी, तो हु रोट द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो युवराज सिंह ने लिखी थी। और एक बुक और याद कर लो, इंपॉर्टेंट एग्जाम बन सकता है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है, अरविंद घोष की है। असम में बसंत ऋतु और कृषि चक्र की शुरुआत में कौन सा जश्न मनाया जाता है, यानी फसल, आप फसल भी कह सकते हो, तो उसमें क्या था, रुगाली या बिहू, या इसे बुहांग बिहू भी कहते हैं। 2024 में भारत के चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन है, चुनाव भी कह सकते हो आप, निर्वाचन भी कह सकते हो। ठीक है, वॉज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2024, तो ये थे ज्ञानेश कुमार। ठीक है, 2024 में क्या थे, हो सकता है चुनाव आयुक्त थे, अभी ये आज के दिन में। ठीक है, आज के दिन में ये बन चुके हैं, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त बने, आज के दिन बने हुए। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था आज के 2024 में भारत के चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, अभी ये बने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, दोनों फर्क है। फिर दोबारा क्वेश्चन फिर बन गया आपके मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बना हुआ है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से अपनाया गया है, इस बार पूछा गया किस देश से हमने अपनाया है, तो हमने रूस से अपनाया गया, यानी यूएसएसआर से। बाकी तो आपको मैं ऊपर ये फंडामेंटल ड्यूटीज सारा पढ़ा ही चुका हूँ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, तो यूएसएसआर यानी रूस। बाकी आपको ऊपर ये करा ही चुका हूँ मैं सब कुछ। हम आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, विधानसभा मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, हु प्रेसिडेंट ओवर द लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, स्टेट में मुख्यमंत्री करता है, और सेंटर में पार्लियामेंट में कहीं तो मंत्री परिषद के तहत कौन उत्तरदायी होता है, तो वहाँ होता है प्रधानमंत्री। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था, तो देखो मगध पर शासन किया था, उसके बाद क्या था, सुंग वंश, यानी सुंग डायनेस्टी ने किया था। पहले नंद वंश था, नंद वंश का लास्ट कौन था, घरानंद था। घरानंद को किसने मारा था, चाणक्य के सहायता ने, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर क्या किया था, मौर्य वंश की नींव डाली थी। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन, वृद्धत। वृद्धत का मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धत, जो ये नवा सम्राट था मौर्य वंश का। ठीक है, घरानंद का, नंद वंश का अंतिम शासक था घरानंद, और मौर्य वंश का पहला संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त का मौर्य का अंतिम शासक था वृद्धत, जो नवा सम्राट था। और इसकी हत्या किसने की थी, पुष्यमी सुंग ने। पुष्यमी सुंग था जो था वृद्धत का सेनापति था, तो पुष्यमी सुंग ने ही सुंग वंश पे नींव डाली थी, यानी मौर्य वंश के बाद कौन था, पुष्यमी सुंग। पुष्यमी सुंग ने ही सुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, मतलब पहला अगर सुंग वंश का शासक कौन था, तो पुष्यमी सुंग कहते हुए आप। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, और साथ में इनके साथ एक आनंद मोहन बोस।
2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब दिया गया था? तो उत्तराखंड को। पंडित रविशंकर किस फिल्म में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्वरलिपि दिया गया था? तो इन्हें गांधी के लिए दिया गया था। 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के संगीत के लिए पंडित रविशंकर को सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्वरलिपि के लिए जॉर्ज फैंटन के साथ ऑस्कर से नवाजा गया था। और भी काम किए हैं, और जैसे फिल्मों में पथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर्व संसार और गांधी गोदान। सत्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो असम का है। फिर क्वेश्चन बना है तो देख लो, ये बाकी मैं आपको कराई रखे कौन किस राज्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, उड़ीसा से और सत्रीय असम से। बाकी उनसे संबंधित व्यक्ति भी हैं। अगला है, हर बार अलग अलग पंचवर्षीय योजना चलाने का मुख्य कारण क्या था? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर रनिंग डिफरेंट 5 ईयर प्लान एवरी टाइम? यानी एवरी ईयर भी, एवरी टाइम या 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद। तो ये था कि देश का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर सुधारने, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, यानी 5 ईयर प्लान बनाए गए थे। अगला फिर प्रधानमंत्री जोहार रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जोहार रोजगार योजना लॉन्च्ड? तो ये 1993 में की गई थी। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1993 में गांधी जी की एनिवर्सरी में की गई थी। यह योजना महात्मा गांधी की जयंती के दिन ही शुरू की गई थी। इसका मकसद था शिक्षित बेरोजगारी युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने में मदद करना। अभी जो है 2024 में गांधी जयंती मनाई गई थी 155 नंबर की। ठीक है, गांधी एनिवर्सरी मनाई गई थी, बर्थ एनिवर्सरी उनकी, तो 155 155 उनका जन्म होता है 1889 में। तो ये थे आपके जीके क्वेश्चन आज के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट के और पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।